दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति जहां दो ध्रुवीय हो चली थी। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे थे। पीडीए माने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये वही फॉर्मूला जिस पर कभी मानवर कांशीराम चले थे, यानी 15 और 85 की बात। तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी विशुद्ध रूप से सवर्ण पॉलिटिक्स कर रही थी। और उस सवर्ण पॉलिटिक्स के हालात तो ये थे कि किसी के मरने पर अगर मुआवजा भी दिया जाए तो उसकी जाति को देख करके दिया जाए। अगर वो सवर्ण है तो उसके नाम बड़ी रकम होगी, सरकारी नौकरी भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ है तो दलित है, पिछड़ा है, या उसकी जिंदगी की कीमत कोई नहीं, उसके परिवार में किसी को नौकरी भी नहीं, और मुसलमान है तो फिर कुछ बात ही नहीं कहना। लेकिन अखिलेश यादव ने पिछले लोकसभा चुनाव में जो रणनीति बनाई थी, और खास करके दलित में पासी समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए, जाटव समाज को थोड़ा सा अपने साथ लाने के लिए, दो सामान्य सीटों पर दलित समाज के प्रतिनिधियों को वोट दिया, टिकट दिया। इसके अलावा उन्होंने कुर्मी समाज से, मौर्य समाज से, निषाद समाज से अधिकतम वोट दिया। पहली बार ऐसा लगा कि अखिलेश यादव बहुत क्लियर कट राजनीति पर आ गए। अखिलेश यादव इधर लगातार बीएसपी से आने वाले तमाम लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। उन्होंने राजभर की पार्टी के लोगों को ज्वाइन कराया, चौहान और निषाद समाज के लोगों को ज्वाइन कराया, और बाबा साहब अंबेडकर की जयंती हो या ज्योतिबा फूले की फिल्म हो, अखिलेश यादव लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, दलित पिछड़ों की बात कर रहे थे। लेकिन अचानक अखिलेश यादव पैंतरा बदल देंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। कल अखिलेश यादव ने प्रबुद्ध सभा की। दरअसल अखिलेश यादव की पार्टी में एक प्रबुद्ध सभा है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन असल में यह प्रबुद्ध सभा केवल ब्राह्मणों की है। यानी अखिलेश यादव मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, कि उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध केवल ब्राह्मण है। उस प्रबुद्ध सभा में कोई दलित नहीं हो सकता, कोई पिछड़ा नहीं हो सकता, मुसलमान तो हो ही नहीं सकता, ठाकुर भी नहीं हो सकता, बनिया भी नहीं हो सकता। केवल एक जाति को प्रबुद्ध कहने का मतलब है कि बाकी सारी जातियों का कोई भी व्यक्ति हो वो प्रबुद्ध नहीं हो सकता। ये क्या है? और कल प्रबुद्ध सभा में उनके तमाम ब्राह्मण नेता, तमाम ब्राह्मण चेहरे जुटे। पवन पांडे ने बागडोर संभाली हुई थी। लेकिन अखिलेश यादव भूल गए, माता प्रसाद पांडे तो बड़ी भूमिका में थे, साहब नेता प्रतिपक्ष। लेकिन अखिलेश यादव अब अभी कुछ दिनों पहले ही जो चोट लगी थी, जख्म भर गया है, भूल गए। मनोज पांडे को उन्होंने अपनी पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया था, और मुख्य सचेतक होने के नाते विधानसभा में उठने वाले सवालों की जो फेहरिस्त है उसको क्लियर करता है मुख्य सचेतक। और मैं व्यक्तिगत तौर पर इसका गवाह हूं कि कई ऐसे सवाल जो दलित पिछड़े विधायक लगाना चाहते थे, वो मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने खारिज कर दिए। अखिलेश यादव तक तो बात पहुंची ही नहीं। और मनोज पांडे अपने तमाम और साथियों को लेकर के कहां चले गए? अपनी जगह पर बीजेपी में चले गए। और राज्यसभा चुनाव अखिलेश यादव गवा बैठे, एक सीट। कुछ वहां ठाकुर भी गए थे। उसके बाद अखिलेश यादव जिस रूप में आए, उससे लगा कि अखिलेश यादव को गहरी चोट पहुंची है। और इसी दरमियान यह भी हुआ कि अखिलेश यादव का 2 जगह मंदिर भी धुलवाया गया, जहां पूजा अर्चना करने गए थे। हालांकि अगर आप डॉक्टर अंबेडकर के जयंती को मनाते हैं और उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हैं, तब आपको सोचना पड़ेगा कि आपका मंदिर जाना कितना अपरिहार्य है। जब आप ज्योतिबा फूले की बात करते हैं, हालांकि पेरियार ललाई सिंह की वो कितनी बात करते हैं मुझे नहीं पता, और पेरियार साहब जो पाल समाज से आते थे, उनकी बात वो कितनी करते होंगे,
वो हम लोग नहीं जानते। हालांकि इस समय जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस का पूरा आक्रमण हो रहा है दलितों और पिछड़ों पर, उस समय मैं मानता हूं कि आज एक हाथ में डॉक्टर अंबेडकर का संविधान और दूसरे हाथ में पेरियार का स्वाभिमान चाहिए। अगर आपको सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है, अगर आपको इस देश में दलितों और पिछड़ों को न्याय दिलाना है या न्याय पाना है, तो उनके एक हाथ में डॉक्टर अंबेडकर का संविधान और दूसरे हाथ में पेरियार का स्वाभिमान। जरा थोड़ी सी महीन बात मैं कह रहा हूं, पेरियार साहब ने कैसे स्वाभिमान हासिल किया था दक्षिण भारत में, कि आज भी उस पूरे दक्षिण भारत में, क्या तमिलनाडु और भी तमाम राज्यों में सफाया हो गया, वर्चस्व खत्म हो गया। और दूसरी तरफ ये नॉर्थ इंडिया, ये उत्तर भारत, जहां पे लोकतंत्र तो रहा लेकिन संविधान के साथ खिलवाड़ चलता रहा, मिसयूज करते रहे लोग। डॉक्टर अंबेडकर तो 20वीं शताब्दी के आखिरी में दाखिल होते हैं, राजनीति की ताकत बनते हैं, वैचारिकी बनते हैं, और 20वीं शताब्दी के बाद यह जरूर है कि 21वीं शताब्दी में वो देश के महानायक बन के उभरते हैं। और आज की तारीख में कोई भी पार्टी हो, बिना उनके सामने नतमस्तक हुए आगे नहीं बढ़ सकती। वो बात अलग है कि मन में कटारियां चल रही हो डॉक्टर अंबेडकर के प्रति, क्योंकि जो घृणा, जो नफरत उन दलितों और महिलाओं के प्रति है, वो महिलाएं जो आज घूंघट में नहीं हैं, बड़े बड़े नौकरियों में हैं, अधिकारी हैं, साइंटिस्ट हैं, अब तो राष्ट्रपति हैं, वो दलित जिन्हें दुत्कार करके घर से बाहर नहीं, गांव से बाहर रखा जाता था, दक्षिण टोले हुआ करते थे, वो बगल में बैठ रहा है, अधिकारी भी है, कहीं विधायक भी हो रहा है, पत्रकार भी है, प्रोफेसर भी है, आईएएस भी है, पीसीएस भी है। तो उसके सामने जरा जो तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ के चलते कैसे भी करके बीजेपी और आरएसएस की सत्ता बरकरार रहे, तो इसको, ये जो पूरा सामाजिक न्याय की राजनीति है, उसको कुचल दिया जाए, ये खेल चल रहा है। कांशीराम और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर के जिस कारवां को आगे बढ़ाया, उसे ब्रेक किया गया। राजनीति दलित और पिछड़ों को केंद्र में ला करके होने लगी थी, वो 2014 के बाद तस्वीर बदल गई। लेकिन ये जो समाज है, खास करके दलित समाज उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का, आज भले ही उसके पास लीडरशिप की कमी हो या लीडरशिप थोड़ी दूर दिखती हो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी के जरिए वो हर उस शख्स में एक लीडर को पैदा कर दिया गया है। तो उसकी अपनी समझ, उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी निडरता और बात कहने का साहस लगातार, और इस सत्ता के खिलाफ जूझने का साहस, अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार बैठ करके, और ये जानते हुए कि अगर संविधान की जगह पर मनुस्मृति लागू होती है तो उनके साथ क्या होगा, उनकी औलादों के साथ क्या होगा, वो इस बात को जानते हैं। इसलिए वो अपनी लड़ाई खुद से लड़ रहे हैं। लेकिन बिहार हो या उत्तर प्रदेश, एक पार्टी मजबूती से विपक्ष की भूमिका में है, और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में लोगों ने अपनी जाति को छोड़ दिया था। पहली बार मुझे एक दशक के बाद कम से कम यह लगा कि लोगों ने जाति को छोड़ दिया। अगर बीजेपी से उनकी जाति का कैंडिडेट भी था, तब भी उन्होंने दूसरी जाति के व्यक्ति को, चाहे सपा हो या कांग्रेस से हो, उसको वोट किया संविधान बचाने के लिए, या यूं कहें कि अपने अस्तित्व को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए। लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती। अखिलेश यादव ने अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ा। शायद ये गलतफहमी होगी अखिलेश यादव को कि वो अपनी रणनीति से और अपनी बहुत मेहनत से ही 37 सीटें जीतने में कामयाब हुए। हालांकि मेरा तो आंकड़ा ये था कि 37 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, और मैं ये मानता था कि 50 सीटें
इंडिया अलायंस की झोली में आ रही हैं। जो चुनाव आयोग का पूरा रहा है मामला, जिस तरह से उसने चीज़ों को डाइवर्ट किया है, डाइल्यूट किया है, वो दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर कांग्रेस और सपा और ज़्यादा जीत सकती थी। उसके बाद अखिलेश यादव को ये बात समझ में आई कि संविधान पर बात करते हुए, डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी पर बात करते हुए अपनी राजनीति को वो सत्ता के गलियारे तक लेके जा सकते हैं। लेकिन अचानक जब बीच में, और उनके इस बीच में वो नेता भी भागे हुए थे, फिर उन्होंने माता प्रसाद पांडे को अपना नेता प्रतिपक्ष बनाया। उस समय भी तीखी आलोचना हुई कि शिवपाल सिंह यादव भी थे, किसी और पिछड़े व्यक्ति को, एक बहुत मजबूत नेता समाजवादी पार्टी में आर के वर्मा जैसे, उनको भी वो बना सकते थे, किसी दलित को बना सकते थे, और भी बड़ी सामाजिक न्याय की राजनीति होती। हालांकि उन्होंने अख्तर साहब को मुख्य सचेतक बना करके एक अच्छा फैसला लिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे की जो ताजपोशी की गई, उससे लोगों में बड़ी निराशा हुई थी। फिर उसके बाद अखिलेश यादव पीडीए की बात करने लगे। लोगों को लगा चलिए ठीक है भाई, अब कम से कम अखिलेश यादव ट्रैक पर हैं और विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में अखिलेश यादव को मौका दिया जाना चाहिए, चाहे वो नॉन जाटव दलित हो, यहां तक कि जो पढ़ा लिखा जाटव है वो भी कोशिश कर रहा है, अम्बेडकराइट है, जो नौजवान है, जो चीजों को ज्यादा बारीकी से देख रहा है, बीजेपी और आरएसएस के हमले के बारे में, हिंदुत्व के अटैक के बारे में देख रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि भले ही मायावती को वोट न दिया जाए, अगर उस पोजीशन में नहीं है तो फिर अखिलेश यादव को वोट किया जाए। नॉन जाटव दलित तो अखिलेश यादव की तरफ देख ही रहा था कि कम से कम अखिलेश यादव उस लाइन पर चल रहे हैं, आप हमें प्रतिनिधित्व तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, आप कम से कम सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस ट्रैक पर है। थोड़ी आश्वस्ति अति पिछड़ा समाज में भी आई थी कि अखिलेश यादव लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से पिछले एक साल के भीतर आप जाएंगे तो ट्विटर पर आपको बहुत सारे आंकड़े मिलेंगे इस तरह के, कि पिछले एक वर्ष के भीतर जो अति पिछड़ा समाज है, जिसमें पाल है, नाई है, तेली है, कुम्हार है, राजभर है, बिंद है, चौहान है, केवट है, निषाद है, इस पूरे अति पिछड़ा समाज के 1000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई हैं, और प्रताड़नाएं तो बहुत बढ़ के हैं, और उसमें जो आरोपी हैं वो अधिकांश अपर कास्ट के हैं, और उसमें भी लोगों का मानना है कि उसमें योगी आदित्यनाथ के सजाती है ज्यादा, आरोपी हैं। हाथरस जैसी बड़ी घटना, जिसमें दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार में कौन है, कौन शामिल है, कौन आरोपी है, को मालूम। तो अखिलेश यादव के प्रति लोगों का रुझान थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन अखिलेश यादव ने कल जो काम किया, परशुराम की मूर्ति को लेकर के माल्यार्पण करते हुए, अब ये ब्राह्मण समाज का अपना अधिकार है, बेशक वो उनके भी अपने आइकॉन है, जैसे दलितों के अपने आइकॉन है, जैसे पिछड़ों के अपने आइकॉन है, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। हर समाज के अपने आइकॉन है और उनके प्रति समाज में सम्मान है। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव राजनीति किस चीज की कर रहे हैं, कौन सी विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ तो प्रबुद्ध समाज केवल आप ब्राह्मणों को मानते हैं, बाकी किस नजरिए से आप देख रहे हैं और दूसरे समाजों को? क्या दलितों में कोई प्रबुद्ध नहीं हो सकता, पिछड़ों में कोई प्रबुद्ध नहीं हो सकता? माने वो हमेशा कमतर आप उसी नजरिए से देख रहे हैं, और इसी को डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, यही दैट इज ब्राह्मणवाद। जो अन्याय, जो असमानता है, जो भेदभाव है, यही ब्राह्मणवाद का संबंध ब्राह्मण जाति से नहीं है। उसमें ये हिकारत की प्रवृत्ति, अन्याय, असमानता, भेदभाव, ये प्रवृत्ति, इसी को अब यहां तो साहब माने जा रहा है कि बाकी तो सब मूर्ख हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जिस तरीके से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पी का मतलब पंडित, जब पी का मतलब पंडित है तो राजनीति आप 15-50 ही की कर रहे हैं,
या आप 100% की कर रहे हैं, 100% की कर रहे हैं तो फिर दलित पिछड़ा क्या केवल वोट करने के लिए? पिछले लोकसभा चुनाव का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि 88%, CSDS का सर्वे, 88% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट किया। और ये दुनिया जानती है कि जो अपर कास्ट वोटर है वो मूल रूप से बीजेपी का वोटर है, वो कहीं भी वोट नहीं कर सकता। जहां पर टिकट मिलेगा वो अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हो सकता है वोट कर दे, अदरवाइज नो, कोई कॉलम ही नहीं है। तो जहां वोट आपको दलित पिछड़ा माइनॉरिटी करे, मुसलमानों के साथ क्या किया आपने? कहीं आप खड़े हुए आजम खां के साथ जिस तरह से खड़ा होना चाहिए था? अति पिछड़े समाज के साथ क्या आप उस तरह से खड़े हो रहे हैं जो खड़ा होना चाहिए था? केवल एक पाल समाज के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना देने से काम नहीं होता है, और उसमें वो कितना बड़ा नेता बना ये भी देखने की जरूरत है। लेकिन जब आप पी से पंडित कहते हैं तो फिर दलित पिछड़े इस बात को समझते हैं कि आप संघी एजेंडे में फंस गए, उस चाल में फंस गए जहां से ये दरअसल बीजेपी का खेल है पूरे तरीके से। बीजेपी चाहती है, जैसे 2022 के चुनाव में हुआ था, जैसे ही फरसा पकड़ा अखिलेश यादव ने, उसी दिन अखिलेश यादव चुनाव हार गए। आपको स्टैंड बहुत क्लियर करना होगा, अपनी आइडियोलॉजी बहुत क्लियर करनी होगी। अगर आप सामाजिक न्याय की राजनीति पर 85% की राजनीति कर रहे हैं तो फिर दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की राजनीति करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके एंटी आप राजनीति करिए। आपको यहीं पर सब ब्राह्मण सम्मेलन हो सकता, मान लीजिए आप पीडीए का सम्मेलन कर रहे हैं तो ब्राह्मण सम्मेलन भी हो सकता है, नॉट प्रबुद्ध सभा। जनेश्वर मिश्र के नाम पर हो सकता है, वो समाजवादी थे, लेकिन परशुराम के नाम पर प्रबुद्ध सभा करना यह बताता है कि आप उसी जो पूरा धर्म है और जो धर्म का जो पूरा जाल है उसी में फंस रहे हैं। इस समय राजनीति हिंदुत्व के खिलाफ सामाजिक न्याय की तरफ जा रही है, और अखिलेश यादव की ये जो कमजोरी कहें, गलती कहें, मैं तो ब्लेंडर कहूंगा, ये बहुत भारी पड़ेगी। अखिलेश यादव को जिन लोगों ने ये सब सलाह दी है, दरअसल वो अखिलेश यादव को चुनाव हराना चाहते हैं, यही बीजेपी के। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कहां आरएसएस के लोग नहीं हैं, हर पार्टी में बैठे हैं। विपक्ष को नीचे से घुन लगाने में सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं संघियों की है, वो हर पार्टी में बैठे। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव इस बात को समझ पाएंगे। शुक्रिया।